नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी का पॉलिटिकल साइंस अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग यूरोपीय संघ के बारे में स्टडी करने वाले हैं। अगर हम देखें तो जो यूरोपीय संघ है वो एक अंतर सरकारी और बहुउद्देशीय संगठन है। आखिरकार ये अंतर सरकारी क्या होता है? अंतर सरकारी वो होता है जहाँ पर बहुत सारी सरकारें होती हैं। बहुत सारी सरकारें का मतलब इट मीन इसकी मान लेते हैं ये ए कंट्री है, ये बी कंट्री है और ये सी कंट्री है। इन तीनों ने क्या किया, एक ग्रुप को फॉर्म किया और उस ग्रुप का नाम दे दिया यूरोपीय संघ। ये इसी तरीके से कि जैसे आपने व्हाट्सएप के अंदर एक ग्रुप फॉर्म किया, उस ग्रुप के अंदर आपने लोगों ने अलग अलग मेंबर्स को जोड़ा और उस ग्रुप के हेडिंग डाल दिया, उस ग्रुप का नाम रख दिया यूरोपीय संघ। अब ये जो यूरोपीय संघ होता है वो इन जो भी कंट्रीज यूरोपीय संघ से जुड़ी होती है, जो भी कंट्रीज यूरोपीय संघ के अंडर में आती हैं, उन सभी के लिए रूल्स, रेगुलेशन, ट्रेड पॉलिसी इस तरीके का वो काम करता है। बहुउद्देशीय संगठन क्या होता है? बहुउद्देशीय संगठन का मतलब होता है कि इसके अलग अलग पर्पस हैं। यूरोपीय संघ को बनाने के अलग अलग पर्पस हैं, जैसे ट्रेड अच्छा करना, अपनी इकोनॉमी को सुधारना, डेवलपमेंट करना, अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी लाना, अपनी कल्चर को प्रमोट करना, इस तरीके की चीजें होती है। बहुउद्देशीय संगठन का मतलब ये होता है, यानी मल्टीपर्पस है इसके। अगर इसके थोड़ा ओवरव्यू जाए, इसके थोड़े पास्ट में हम जाए तो हमें ये पता चलेगा कि जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब यूरोप के नेता सोच रहे थे कि उन्हें पुरानी दुश्मनियों को फिर से शुरू करना चाहिए या फिर सब कुछ भूल भाल कर नए सिरे से शुरू करना चाहिए। यानी जब यूरोप के अंदर जो दूसरा विश्व युद्ध जब चल रहा था, जब वो खत्म हुआ, तो यूरोप के अंदर जितने भी लीडर्स थे वो लोग ये सोच रहे थे कि क्या दोबारा से जो पुरानी दुश्मनी, उनकी जिन भी कंट्रीज के साथ उनकी दुश्मनी है उसको दोबारा से शुरू करें या सब कुछ भूल भाल कर एक नए सिरे से स्टार्ट करें, सब कुछ भूल जाएं। चलो जिसने हमारे साथ जो भी किया वो सब भूल भाल के सब छोड़ो, अब एक नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों वो सोच रहे थे, क्यों उन्हें सोचना पड़ा यूरोप के नेताओं के? इसका रीजन ये था कि 1945 तक यूरोप की अर्थव्यवस्था बर्बादी झेल रही थी, क्योंकि 1945 तक क्या हुआ, यूरोप की जो देश है, ज्यादातर जो कंट्रीज हैं, उनकी पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा गई थी, पूरी तरीके से खराब हो गई थी। रीजन क्या था अर्थव्यवस्था खराब होने का? क्योंकि यूरोप के देशों ने ज्यादातर अपना जो संसाधन है, जो पैसे हैं, वो अपने देश को भला ना करके उन लोगों ने सारा चीजें किस पे खर्च की? लड़ाई के ऊपर। लड़ाई से उनको कुछ भी मिला नहीं, सारी मान्यताएं और व्यवस्था ध्वस्त हो गई। दरअसल यूरोप जिन पर भी खड़ा था, जो उनकी मान्यताएं थी कि भाई यूरोप के अंदर ये सारी चीजें होंगी, जो उनका सिस्टम था, जो जिस तरीके से यूरोप का काम करने का सिस्टम था, उनके जो देश थे यूरोप के देश, उनका जिस तरीके से काम करने का सिस्टम था वो पूरी तरीके से इस वॉर के अंदर खत्म हो गई। शीत युद्ध की वजह से यूरोप के देशों में एक होने लगा, पर क्या हुआ कि जैसे जैसे शीत युद्ध बढ़ रहा था, शीत युद्ध की वजह से क्या हुआ, जितने भी जो यूरोप के जो देश हैं वो अलग जो हो चुके थे, वो धीरे धीरे आपस में दोबारा जुड़ना स्टार्ट हुए, आपस में दोबारा एक होना स्टार्ट हुए। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जबरदस्त मदद की। जो अमेरिका है उसने जो यूरोप है, यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था यूरोप की पूरी तरीके से खराब चल रही थी, तो अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को अच्छे से सुधारने के लिए उनको हेल्प की और इसी हेल्प को मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। आगे हम पढ़ेंगे मार्शल योजना के बारे में थोड़ा और। यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो यूरोपीय संघ है उसको बनाने में 6 देश लगे थे, यानी जो उसको फाउंडर्स है वो 6 देशों ने मिलकर यूरोपीय संघ को फॉर्म किया था, जो कि इटली, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी करंट में यूरोपीय संघ के अंदर 27 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। ये थोड़ा आपका बेसिक है, समझ लेना जरूरी है। आगे हम बढ़े तो आगे हमें ये पता चलता है कि जब मार्शल योजना लागू की गई यूरोप के अंदर, तो उसी वक्त क्या हुआ, उस दौर में क्या हुआ, अमेरिका ने नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना की और इस स्थापना के तहत उन्होंने कहा एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया।
नाटो के अंदर आपको पता है 12 कंट्रीज इन्वॉल्व है और उन्होंने एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया का मतलब होता है कि नाटो के अंदर जितने भी देश इन्वॉल्व है 12 कंट्रीज, अगर उन 12 देशों में से किसी भी एक भी देश पर हमला होता है तो बाकी की 11 कंट्रीज ये सोचेंगे कि वो उस एक कंट्री पे हमला नहीं हो, वो सारे हम पे हमला किया गया, फिर वो सारी कंट्रीज मिलकर जिस भी देश ने हमला किया होगा उसके ऊपर हमला करेंगी। यही होता है एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था। मार्शल योजना किसने दी? अमेरिका ने दी। अगर बेसिकली मैं नाम बताऊं, जो मार्शल है जिसने इस योजना को बनाया, उनके नाम पर ही इस का नाम दे दिया गया। मार्शल ही वो पर्सन थे जिन्होंने मार्शल योजना को बनाया था। मार्शल योजना के तहत ही 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई और उन्हीं मार्शल योजना के तहत ही क्या हुआ, 1948 के अंदर यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, यानी इसको फॉर्म किया गया। ये भी एक मार्क्स में पूछा जाता है कि कब इसको बनाया गया, तो आप बता सकते हो 1948 में मार्शल योजना के तहत। अब ये यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन है क्या, ये समझते हैं पहले। कई देश होते हैं जो आपस में मिलकर व्यापार और अपना विकास करते हैं, यानी यूरोप आर्थिक सहयोग संगठन के अंदर क्या होता है कि कई सारे जो देश होता है इस संगठन के अंदर कई सारे देश इन्वॉल्व होते हैं और वो जितने भी देश उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपने देश के अंदर व्यापार करने की ज्यादा कोशिश करते हैं, अपना विकास करने की ज्यादा कोशिश करते हैं, यानी आपस में मिलकर व्यापार और विकास करने की कोशिश करते हैं जो भी इसके मेंबर्स होते हैं, जो भी कंट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई। और इसी के माध्यम से ही जो पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं उनको आर्थिक मदद दी गई, यानी उनको पैसे सप्लाई की गई, पैसे की मदद दी गई, थोड़ा व्यापार बढ़ाने में उनकी मदद की गई, उनको विकसित करने में मदद की गई। बाद में यूरोप के देशों ने स्वयं एक दूसरे की मदद की। स्टार्टिंग में जो अमेरिका मदद कर रहा था, फिर इसी संगठन की वजह से क्या हुआ, पहले इस संगठन को मार्शल योजना के तहत बनाया गया, अमेरिका इस संगठन में हेल्प कर रहा था। बाद में क्या हुआ, जो कंट्रीज थी वो आपस में ही एक दूसरे का हेल्प करने लगी। बाद में स्टार्टिंग में तो अमेरिका ने हेल्प की, फिर कुछ समय बाद में ये जितनी भी कंट्रीज आपस में मिली हुई थी, इसके अंदर इन्वॉल्व थी, वो सब आपस में ही एक दूसरे की मदद करने लगी। 1949 में गठित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में एक अगला कदम साबित हुई। अब ये यूरोपीय परिषद क्या होता है? यूरोपीय परिषद क्या है कि अलग अलग कंट्रीज है, मान लेते हैं ये कंट्री है, ये कंट्री है, ये है और ये है, ABCD, ये तीनों कंट्रीज हैं। इन तीनों कंट्रीज के जो मेंबर्स हैं ये एक यूरोपीय परिषद को फॉर्म करते हैं, यानी यहाँ के कुछ मेंबर्स होंगे, B के कुछ मेंबर्स होंगे, C कंट्री के कुछ मेंबर होंगे और D कंट्री के कुछ मेंबर होंगे। और ये जो मेंबर्स यहाँ पर होंगे ये लोग कानून बनाएंगे, नीति बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे, और जो ये लोग कानून और जो नीति बनाएंगे मेंबर्स, ये A कंट्री को भी फॉलो करना पड़ेगा, B कंट्री को भी, C कंट्री को भी और D कंट्री को भी। इसी को ही यूरोपीय परिषद कहा जाता है। यूरोपीय परिषद का वर्क कुछ इस तरीके से है। अगर हम देखें तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं राजनीतिक सहयोग और आर्थिक सहयोग में क्या फर्क है, तो यहाँ मैंने समझाया हुआ है। देखो, जब कभी बात आती है राजनीतिक सहयोग की, तो राजनीतिक सहयोग का मतलब होता है कि मिलिट्री की हेल्प मिलना। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि भाई रूस ने भारत को राजनीतिक सहयोग दिया, यानी हो सकता है कि जो रूस है उसने भारत को कुछ मिलिट्री वाली हेल्प की, या फिर कोई भी ऐसा जो टॉपिक है जो अंतरराष्ट्रीय में उठ रहा है, अंतरराष्ट्रीय जो समाज है उसमें उठ रहा है, तो भारत को किसी का सपोर्ट चाहिए, तो उस वक्त जो अलग अलग कंट्रीज उनको राजनीतिक सपोर्ट करती है, तो ऐसा भी हम कह सकते हैं कि भाई उसने हमें राजनीतिक सहयोग किया। आर्थिक सहयोग का मतलब होता है कि जैसे हम कहते हैं कि रूस ने भारत को आर्थिक सहयोग किया, तो इट मीन्स उसने हमें पैसा दिया। इट मीन्स हो सकता है कि उसने हमारे यहाँ पे कुछ इन्वेस्ट किया हो, ऐसा भी हो सकता है। अलग अलग मायने हैं, यही मायने नहीं है, ये तो समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। हो सकता है कि ट्रेड में उसने कुछ छूट दी हो कि आप हमसे अगर ट्रेड करते हो तो हम आपको बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट देंगे, आप पे ज्यादा बैरियर्स नहीं लगाएंगे, इस तरीके की भी चीजें हो सकती हैं। तो अभी समझने के लिए राजनीतिक और आर्थिक सहयोग को इस पहलू से आप समझ सकते हो।
धीरे धीरे यूरोप की पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था उसका एकीकरण चरणबद्ध ढंग से हुआ। अब फिर क्या हुआ कि यूरोप के जितने भी पूंजीवादी देश थे, जो अलग अलग यूरोप के अंदर जो कंट्रीज हैं, जो देश थे, उनकी अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी थी वो धीरे धीरे एक होने लगी थी। अलग है, ये कंट्री अलग है। फिर ये लोग क्या करने लगे थे, अपनी अर्थव्यवस्था को जोड़ने लगे थे, अपनी इस सिस्टम को एक करने ये लोग लगे थे। धीरे धीरे हुआ, ये नहीं कि सारी जो कंट्रीज थी वो एक ही साथ हो गई, नहीं। पहले ये इससे हुई, फिर दूसरा इससे हुआ, फिर कोई इससे, ऐसे कनेक्ट, इस तरीके से कनेक्ट होते थे। इसके परिणाम स्वरूप 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। और इसी के जब ये सारी चीजें हो रही थी तो इसी के रिजल्ट क्या निकला कि 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। अब ये यूरोपियन कम्युनिटी क्या होती है? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी क्या होती है? ये इन जो अलग अलग देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था को जोड़ने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी, ये जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है वो अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था को जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में काम करती है, एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में काम करती है, ताकि दोनों कंट्रीज का अर्थव्यवस्था एक भी हो जाए और उन लोगों को प्रॉब्लम भी ना हो। यूरोपियन पार्लियामेंट के गठन के बाद इस प्रक्रिया ने राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया। यानी जब यूरोपीय पार्लियामेंट बन गया, यूरोपियन पार्लियामेंट जैसे कि अलग अलग जो देश है उन लोगों ने आपस में जब एक हुए तो इन लोगों ने अपना एक ही पार्लियामेंट बना लिया। जैसे मान लीजिए ABCD है, अलग अलग कंट्रीज हैं, इन लोगों के ये पार्लियामेंट हो गया, इनके मेंबर्स, इनके मेंबर्स, इनके मेंबर्स और इनके मेंबर्स यहाँ पे इकट्ठा हो गए। तो यही होता है यूरोपियन पार्लियामेंट। जैसे इंडियन पार्लियामेंट के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं ना, उसी तरीके से यूरोपियन पार्लियामेंट यानी जो यूरोपीय संघ है, जितने भी यूरोपीय संघ के मेंबर्स है वो यूरोपियन पार्लियामेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है उसको वो मानते हैं। आगे हम बढ़े तो आगे हमें ये समझ में आता है कि सोवियत संघ 1992 में टूट गया और इसकी परिणति यूरोपीय संघ की स्थापना से हुई। फाइनली 1992 में क्या हुआ, जो यूरोपीय संघ है वो टूट गया। और कहा जाता है जब हमारा जो सोवियत संघ है वो टूटा, उसी के बाद जो यूरोपीय संघ की स्थापना हो गई। अक्सर इसको भी यूरोपीय संघ को ये कह दिया जाता है कि 1992 में इसकी स्थापना कर दी गई। पर अगर आप गूगल पे या विकिपीडिया पे एक्चुअल डेट देखोगे तो आप लोगों को मिलेगा 1 नवंबर 1993, यानी 1 नवंबर 1993 में इसका यूरोपीय संघ की स्थापना की गई। तो आप इसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, लेकिन जेन्युइन ये आंसर है 1 नवंबर 1993। यूरोपीय संघ के रूप में समान विदेश और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग और एक समान मुद्दा के चलन के लिए रास्ता तैयार हो गया। जब यूरोपीय संघ फाइनली बन गया, यानी जो अलग अलग कंट्रीज हैं वो लोग एक हो गई, उनकी बाउंड्रीज एक नहीं हुई है, तो वो अलग ही अलग, लेकिन वो लोग जो भी यूरोपीय संघ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा उसको फॉलो करेंगे। तो यूरोपीय संघ ऐसे बना, उनकी समान विदेश नीति हो गई। जो विदेश नीति होगी वो यूरोपीय संघ के जितने भी मेंबर्स होंगे उनको मानना पड़ेगा। सुरक्षा नीति सबकी एक हो गई। जो आंतरिक मामले थे उन लोगों ने आपस में सुलझा लिए और आपस में एक तरीके से उन लोगों ने बना लिए। एक समान उन्होंने मुद्रा बना लिया, आपस में सहयोग करने का फैसला ले लिया कि हम आपस में हेल्प करेंगे। और यूरो उन्होंने बना लिया वहां पे कि यूरोपीय संघ के अंदर अगर आप जाओ, यूरोपीय संघ के अंदर जितनी भी कंट्रीज इन्वॉल्व होते हैं वो यूरो यूज करती हैं। सारी नहीं, कुछ कंट्रीज हैं जो यूरो को यूज नहीं करती। लेकिन अगर किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो, अगर वहां पे आपको यूरो का चलन मिलता है तो आप यूं समझ जाइए कि जो कंट्री है ये एक यूरोपियन कंट्री है, यानी वो यूरोपीय संघ का पार्ट है, ऐसा आप समझ सकते हो। धीरे धीरे ये आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर राजनीतिक रूप लेता गया। बिल्कुल, कैसे स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था मार्शल प्लान के द्वारा कि ये जो कम्युनिटी है वो आपस में हेल्प करेगी या अमेरिका इस कम्युनिटी को हेल्प करेगा। लेकिन धीरे धीरे इस कम्युनिटी ने क्या किया, एक संगठन बना लिया और ये आपस में ही इन्होंने अपना एक बहुत ही बड़ा ग्रुप फॉर्म कर लिया। तो वही है कि आर्थिक सहयोग, जहां इसको मदद दी जा रही थी अब वो मदद नहीं ले रहा, अब वो राजनीतिक रूप लेता गया। यानी अब एक पॉलिटिकल वो सिस्टम बन गया, एक नए सिस्टम के रूप में वो उभर कर आया। अब ये काफी हद तक राष्ट्र राज्य की तरह काम करता है। राष्ट्र राज्य की तरह कैसे
जैसे कि एक राज्य के अंदर अलग अलग एक राष्ट्र के अंदर, एक देश के अंदर अलग अलग राज्य होते हैं। जैसे इंडिया के अंदर अलग अलग राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है। उसी तरीके से ये भी राष्ट्र राज्य की तरह काम करता है। यानी जो यूरोपीय संघ है ये कोई देश तो नहीं है, लेकिन जो इसके अंदर जो भी कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, यूरोपीय संघ एक कंट्री की तरह है और जो भी इसके मेंबर्स हैं वो एक राज्य की तरह हैं। ऐसा वर्क ये लोग करते हैं। यूरोपीय संघ ने संविधान बनाने की कोशिश की। यूरोपीय जो संघ है उसने संविधान बनाने की कोशिश की, पर वो असफल रहे, वो बना नहीं पाए। लेकिन इनका अपना एक झंडा है, इनका एक गान है, जैसे नेशनल एंथम है इनका, और इनका एक स्थापना दिवस है। आजाद मतलब इनको कब आजादी मिली। कई देश ऐसे हैं जिनका स्थापना दिवस सेम है, जो इसके मेंबर्स हैं। कई देश ऐसे हैं जिनका स्थापना दिवस अलग है। और यहाँ पे जो मुद्रा है वो एक है। जो भी इसका मेंबर बनता है उसको अपने देश के अंदर यूरो चलाना पड़ता है। लेकिन कई जो देश है, पावरफुल जो देश है, उन्होंने मना कर दिया कि हम यूरो को यूज नहीं करेंगे, हम अपनी करेंसी को यूज करेंगे। यूरोपीय संघ ने नए सदस्यों को शामिल करते यूरोपीय संघ ने सहयोग के दायरे को बहुत बढ़ाया था। दरअसल क्या हुआ कि यूरोपीय संघ जब भी किसी मेंबर्स को शामिल करता है, मान लो कोई कंट्री है जो यूरोपीय संघ से जुड़ना चाहती है, तो उसके लिए नए नए दायरे खोलती है, उसको अट्रैक्टिव चीजें देती है, उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करती है ताकि उससे जुड़ जाए। आखिरकार यूरोपीय संघ ऐसा क्यों करती है? यूरोपियन संघ ऐसा इस वजह से करती है ताकि उसकी जो पावर है वो बढ़े। ये जाहिर सी बात है, जैसे मान लो आप हो, अगर आपके अंदर, आपकी कंट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, या कह लीजिए आपसे ज्यादा लोग जुड़ेंगे, तो आप ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। अगला हम देखें नए सदस्य सोवियत के खेमे का, और जो भी नए सदस्य जुड़ रहे थे वो सोवियत संघ के खेमे के थे। ये सारी प्रक्रिया आसान नहीं थी, यानी देशों को जोड़ना ये इतना आसान काम नहीं था कि यूरोपीय संघ अलग अलग देशों मिले और उन्होंने कहा हम आपस की इकोनॉमी को जोड़ते हैं, हम अपनी सारी सरकारों को एक जोड़ते हैं। ये इतना आसान काम नहीं था, ये प्रक्रिया बहुत ही मुश्किल थी। लेकिन लोग इस बात को लेकर उत्साहित नहीं थे कि जो ताकत उनके देश की सरकार को हासिल है अब वो यूरोपीय संघ को दे दी जाए। रीजन ये भी है कि मान लीजिए आपकी सरकार है, आपकी सरकार को पूरी ताकत है, इंडियन गवर्नमेंट को पूरी ताकत है, जो मन में आए वो अपने लोगों के लिए करे, अपने लोगों को अच्छे से अच्छा काम करे। लेकिन लोग ये नहीं चाहते थे कि अब भारत सरकार डिसीजन ना लेके कोई दूसरी जो सरकार है वो डिसीजन ले। ऐसा ही यूरोपीय संघ के अंदर है। समझाने के लिए कि दरअसल क्या है, यूरोपीय संघ के जितने भी मेंबर्स हैं, जो भी देश हैं, वो देश के नागरिक ये नहीं चाहते थे कि उनका जो देश है वो फैसला ना लेके कोई एक संगठन, यूरोपीय संघ, वो फैसला उस देश के लिए ले। इसके वो लोग खिलाफ थे। अब वो यूरोपीय संघ को दी जाए, और कई नए देशों को जोड़ने पर असहमति थी, और कई देश जो जुड़ रहे थे यूरोपीय संघ से, जो उसके मेंबर्स थे, वो लोग भी उससे खफा थे कि आपने इस संगठन के अंदर इस देश को क्यों जोड़ रहे हो, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि इस देश को जोड़ा जाए। कई जो मेंबर्स थे वो इस बात से भी खफा थे। आई होप आपको ये जो चैप्टर है अच्छे से समझ में आया होगा, आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।